जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज है 24 सितंबर 2024 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूबीपीसीएस, यूपीएससी, वीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। और यूबीपीसीएस की जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच में। और इन बैच की जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ओनली करंट अफेयर्स के नाम से और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारे टेलीग्राम के चैनल है जिनको आप ज्वाइन कर लीजिए, और इंस्टाग्राम का पेज भी है जिसको आप फॉलो कर लीजिए। यहां पर एग्जामिनेशन से रिलेटेड अपडेट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आज कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहला तो यह है मेगालिथिक उन्स जो है उसकी डिस्कवरी हुई है, तो ये क्या है, राइट। मतलब कलश हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है एक प्रकार के, राइट। महापाषाण काल के कलश हैं जिनकी खोज हुई है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। फिर स्टील सेक्टर को डीकार्बनाइज करना है, उसको लेकर एक अच्छा आर्टिकल है जिसको हम लोग समझेंगे। स्पेस की फील्ड में इंडिया जो है वो काफी एक्सपेंड कर रहा है, जिसके बारे में पहले भी कई बार आर्टिकल्स आ चुके हैं, तो इसको भी हम लोग एक बार कवर करेंगे। और स्टेट लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या हम लोग को असमानताएं देखने को मिल रही हैं, डिस्पैरिटीज देखने को मिल रही हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और इंडिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसमें एमिशन पर रिडक्शन हो रहा है, और ऑब्वियसली होना ही है। BS4 से हम BS6 में जो है वो मूव कर गए हैं। प्लस इसके अलावा हमने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करने का इनिशिएटिव, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इनिशिएटिव, है ना। तो ये चीजें हैं। गाड़ियों के इंजन्स में हमने जो है वो चेंजेस करवाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पहला टॉपिक है इसमें बात हो रही है किसके बारे में, महापाषाण काल यानी कि मेगालिथिक पीरियड की एक खोज के बारे में। और किसकी खोज हुई है, कुछ कलशों की खोज हुई। कलश समझते हो ना आप, कलश। तो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था केरल के लोकल ग्राम पंचायत के द्वारा। और जब ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट चल रहा था तो उस दौरान जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मेगालिथिक पीरियड के जो है वो कलश पाए गए। और ये कहां पर, ये हिल का नाम ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। कुंडली कक्कड़ हिल जो है वो कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है कुंडली कक्कड़ हिल या पहाड़ी जो है वो केरल के अंदर है। तो इसी पहाड़ी पर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि बड़ी संख्या में इस पहाड़ी के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में कलश की खोज हुई है, जो कि किस समय के थे, मेगालिथिक समय के थे। यस। फिर बताया ये जा रहा है कि आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी ने ये आइडेंटिफाई किया कि आयरन एज पीरियड और मीजोलिथिक पीरियड से भी ये लिंक्ड है केरल। और माइक्रोलिथ्स आपको पता है बहुत छोटे छोटे से टूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट। और भी हम लोग को ऐसी ऐसी चीजें दफन मिली हैं, जमीन के नीचे जो है वो मिली है, जो माइक्रोलिथिक पीरियड के बारे में भी जानकारी दे रही है। अब कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं इसकी। तो मैंने आपको एक चीज लिखने के लिए बोल दिया कि आप ये कुंडली कक्कड़ हिल ध्यान में रखना, केरल के अंदर है। और एक बस बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए कि यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में इस पहाड़ी के ऊपर कलश मिले हैं, जो कि मेगालिथिक पीरियड के बताए गए हैं, महापाषाण काल के हैं। बस दैट्स इट। फिर इसके अलावा कितने बड़े हैं, कितने मोटे हैं, तो ये सब चीजें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये सब एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है। ब्लैक बेयर, रेड बेयर, ब्लैक और रेड बेयर, ये पॉटरी हम लोग को देखने को मिलती है, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। काले बर्तन, लाल बर्तन, और काले और लाल बर्तन इसमें शामिल हैं। ठीक है। कुछ कुछ में फिंगर टिप के भी इंप्रेशन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहे हैं, राइट। ठीक है। छैनी के निशान हम लोग को यहां पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। छैनी के निशान, तो चिसल मार्क जो है यानी कि छैनी के निशान जो है वो रॉक्स पर देखने को मिले हैं। ठीक है। फिर कुछ कलश जो है वो टूट गए हैं, तो ये सब चीजें वो उतनी कुछ खास नहीं है आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। मीजोलिथिक पीरियड आपको पता होना चाहिए, मेगालिथिक, मीजोलिथिक, माइक्रोलिथिक, राइट, पैलियोलिथिक। तो इन सब पीरियड का टाइम पीरियड बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो नीचे कमेंट बॉक्स पर इन सभी जिन पीरियड के बारे में मैंने भी आपको बताया उनका टाइम पीरियड नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ। ठीक है। मेगालिथ और उनकी क्रोनोलॉजी। तो मेगालिथ बड़े बड़े स्टोन्स को जो है वो कहा जाता है, ये वाली चीज आप जानते ही हैं, स्टोन के स्ट्रक्चर्स। 3rd सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी AD के पीरियड में इनकी खुदाई काफी ज्यादा हुई थी साउथ इंडिया में, ब्रह्मगिरी में जो है वो देखने को मिला। ठीक है।
ज्यादातर मेगालिथिक साइट हम लोग को जो है वो गोदावरी नदी के साउथ में देखने को मिलती हैं, इवन पंजाब प्लेन्स में, इंडो गैंगेटिक प्लेन, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी। ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में भी देखने को मिले हैं कुछ साइट्स जो है, जैसे कि राजस्थान के अंदर द्योसा, उत्तर प्रदेश के अंदर खेरा, बिहार के अंदर सेराई काला। तो ये चीज कई बार एग्जाम में आ जाती है कि अभी ये न्यूज में था, ये खेरा क्या है ये, तो अब यूपीपीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना, ये एक मेगालिथिक साइट है। मेगालिथिक पीरियड जो साउथ इंडिया के अंदर था, वहां पर फुल फ्लेज आयरन एज भी हम लोग को देखने को मिली, वहां पर आयरन टूल्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था। ठीक है। वेपन्स वहां पर देखने को मिलते थे, एग्रीकल्चर के टूल्स हम लोग को वहां पर देखने को मिलते थे। ठीक है। विदर्भ से लेकर तमिलनाडु के बीच में ये पूरा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आयरन एज के टूल्स जो है वो नजर आए हैं। यहाँ पर लोग एग्रीकल्चर करते थे, हंटिंग करते थे, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, यानी कि तो इन सब चीजों में इन्वॉल्व थे। रॉक पेंटिंग जो है वो दर्शाती है सीन्स डे टू डे लाइफ के बारे में, हंटिंग, कैटल रेड्स, ग्रुप डांसिंग, ये सब। अब ये पहाड़ी जो कुंडली कक्कड़ पहाड़ी जो हम लोग को देखने को मिल रही है, तो वहां पर जो ये चीज पाई गई है, तो उस पर और फर्दर खोज जो होगी और खुदाई होगी, राइट। बस दैट्स इट, बाकी उतना कुछ खास नहीं, 2-3 फैक्ट्स बस ध्यान में रखो, स्पेशली ये हिल के बारे में। और आपको ये पता होना चाहिए पीरियड के बारे में कि पैलियोलिथिक पीरियड कब से लेकर कब तक का है, मीजोलिथिक, राइट, माइक्रोलिथिक, मेगालिथिक, तो ये सब पता होने चाहिए। ठीक है। अब स्टील सेक्टर को हमें डीकार्बनाइज करना है। डीकार्बनाइज यानी कि ऐसा बनाना है कि कम से कम उससे प्रदूषण जो है वो रिड्यूस हो। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील जो है वो एक्सप्लोर कर रही है कुछ फाइनेंसिंग ऑप्शंस, यानी कि पैसे की व्यवस्था कर रही है कि जिससे कि हम अपने जो स्टील सेक्टर है उसको डीकार्बनाइज कर सके। इसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स का भी उपयोग जो है वो किया जा रहा है, राइट, कि जिससे कि लोगों को वो मोटिवेट किया जाए कि नए नए इनोवेशंस जो है वो लोग तैयार करें स्टील सेक्टर को डीकार्बनाइज करने के लिए। यस। तो हम लोग को जो है वो ग्रीन स्टील की तरफ ट्रांजिट करना है आज ही रेट में, जिस जो ऐसा स्टील तैयार करना है जो कि एनवायरमेंट को जो है वो बिना नुकसान पहुंचाए तैयार हुआ हो। इस पर जो है वो काम ऑलरेडी चल रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम पर जो है वो स्ट्रेस दिया गया है, कहा कि इस स्कीम का उपयोग किया जाए प्रोजेक्ट जो है उनको प्रमोट करने के लिए, ग्रीन स्टील से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, बताया जा रहा है 300 बिलियन यूएस डॉलर अप्रोक्सीमेटली, जिसमें 150 बिलियन यूएस डॉलर तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में लगेगा, आयरन और कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजीज में लगेगा। ग्रीन स्टील की पॉलिसीज बनाई जाएंगी। नेचुरल गैस का उपयोग करने की सलाह जो है वो दी गई है कि कोयले को जो है वो रिप्लेस करो, एटलीस्ट उसकी जगह नेचुरल गैस का उपयोग करो। इंडिया का स्टील प्लांट जो है 6 से 6.5 टन जी कैल पर टन जो हम लोग को देखने को मिलता है। जी कैल क्या होता है? गीगा कैलोरी जो है वो इसको बेसिकली जो है वो कहा जाता है, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा है इंडिया के अंदर। मतलब कुल मिलाकर इंडिया के अंदर हम लोग कोयले का ज्यादा इस्तेमाल जो है वो करते हैं स्टील के प्रोडक्शन में, तो इसलिए हमारे यहाँ पर एमिशन जो है वो उससे ज्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि कार्बन एमिशन जो है इसको हम लोग को रोकना है, कम करना है 2030 तक। ये बेसिकली, अब ये याद रखना कि स्टील सेक्टर में हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को जो है वो रिड्यूस करना है, कितना? 1% हर साल के दर से 2030 तक। चैलेंजेस जो है वो डीकार्बनाइजेशन के क्या है? एक तो देखो यार, इसकी टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा लग रहा है। अभी 150 बिलियन यूएस डॉलर की तो हमने बात करी है। छोटे स्टील मिल्स जो होते हैं उनको 13 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है अपनी टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए। और भी काफी सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे कि हाइड्रोजन बेस्ड डीआरआई, सीसीयूएस, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, तो ये सब काफी एक्सपेंसिव होते हैं। स्टील सेक्टर को डीकार्बनाइज करना है तो पैसा लगेगा, और इसी तो मिनिस्ट्री पैसे की उसमें है, जुगाड़ में है, इसलिए तो ये सब बातचीत की जा रही है। और मिनिस्ट्री जो है वो कंसिडर ये कर रही है कि इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी जाए, 7.5% से 10 to 12% कर दी जाए, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेन इंडस्ट्री से या फिर फॉरेन इंपोर्ट से। फॉरेन इंडस्ट्री मतलब कि भाई देखो, जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट होगा वो सस्ता होगा तो लोग उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट को खरीदेंगे ना, इंडिया के प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, इसलिए उस प्रोडक्ट को महंगा करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ाई जा रही है। ये बेसिकली कहा गया है, अभी इस पर विचार चल रहा है। फिर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्सेस और प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स
इस पर भी जो है बात की जा रही है कि भाई कितना पैसा जो है वो स्टील मतलब के प्रोडक्शन में जो है वो, यानी कि स्टील जब निकल के आएगा तो कितने रेट में जो है वो बिकना चाहिए, तो उस पर बातचीत की जा रही है। इंडिया जो है वो नेट इंपोर्टर है स्टील का। हम लोग जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है वो 25% के हिसाब से जो है वो स्टील का इंपोर्ट करा रहे हैं, और एक्सपोर्ट हमारा 40% से गिर गया है। तो ये काफी चिंता वाली बात है, इस पर काम करने की आवश्यकता है। सरकार ने 14 टास्क फोर्सेस जो है वो लेकर आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने सेटअप करी थी टास्क फोर्सेस, ये पता लगाने के लिए कि भाई हम किस प्रकार से स्ट्रेटजीज बनाएं जिससे कि स्टील सेक्टर जो है वो डीकार्बनाइज हो सके। फिर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे आप कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है। पहले कम से कम मैं कुछ नहीं तो 10 बार आपको बता ही चुका हूं पिछले लेक्चर्स में, तो आप मुझे बताएंगे ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनता है। फिर एक पीएटी स्कीम है, द परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, मतलब आप परफॉर्म करो, अचीव करो और फिर ट्रेड करो। तो इससे जो है ये एनर्जी सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये स्टील सेक्टर के अंदर, कि आप कितने कम एनर्जी में जो है वो कितना बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हो एफिशिएंटली। तो उससे रिलेटेड ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या करना चाहिए, तो आगे सबसे पहली चीज तो ग्रीन स्टील की प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए कि क्या है ये ग्रीन स्टील। इसके अलावा सरकार वेरियस पॉलिसीज लेकर आए, वेरियस इनिशिएटिव्स लेकर आए जिससे कि स्टील सेक्टर को हम डीकार्बनाइज कर सकें, जिस पर अभी विचार चल रहा है। अब स्पेस सेक्टर को लेकर इंडिया काफी अच्छे से काम कर रही है। स्पेस सेक्टर इंडिया का काफी एक्सपैंड भी हुआ है। इससे रिलेटेड तो ऑलमोस्ट हर हफ्ते आपको एक आधी आर्टिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली अप्रूव किया है 4 मेजर स्पेस प्रोजेक्ट को इसरो के अंडर, जिससे कि इंडिया का रोल जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन में वो बढ़ाया गया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग को चंद्रयान 4 मिशन भी देखने को मिल रहा है, शामिल है। वीनस ऑर्बिटर मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हम शुरू करेंगे, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वैसे ही हमारा भी स्पेस स्टेशन होने वाला है। और नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल भी हम लोग जो है वो लेकर आएंगे। तो इन सब चीजों पर अभी आज की डेट में इसरो काम कर रही है। और गगनयान मिशन तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा पहली बार हमारी देश की धरती से ह्यूमन जो है वो स्पेस में जाएंगे गगनयान मिशन के थ्रू। मुझे बता सकते हो अब, जैसे कि हम लोग स्पेस ट्रैवलर को एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, बट एक्चुअली पता है एस्ट्रोनॉट यूएसए के स्पेस ट्रैवलर को कहा जाता है। ऐसे ही रशिया के स्पेस ट्रैवलर को कहा जाता है कॉस्मोनॉट। वैसे ही इंडिया के स्पेस ट्रैवलर का भी एक नाम है। क्या आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे वो नाम लिखकर बता सकते हो कि इंडिया की जमीन से जो व्यक्ति स्पेस में ट्रैवल करेगा उसको क्या बोलेंगे? एस्ट्रोनॉट नहीं बोलेंगे। एस्ट्रोनॉट यूएसए का द्वारा दिया गया नाम है। जैसे रशिया ने अपने स्पेस ट्रैवलर का नाम कॉस्मोनॉट रखा है, वैसे ही इंडिया ने भी रखा है। बताओ क्या होगा? थोड़ा सा चंद्रयान 4 मिशन के बारे में बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि मून में जो है वो लैंडिंग करनी है, सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। वहां से मून के सैंपल्स कलेक्ट करने हैं और वापस धरती पर लेकर आना है एनालिसिस के लिए। ये मिशन जो है ये डॉकिंग अनडॉकिंग टेक्नोलॉजी को जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा, प्रदर्शन करेगा, जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट जो है ऑर्बिट में हम लोग को देखने को मिलेंगे कि एक साथ जो है वो जाएंगे, राइट। और भारत के लिए एक बहुत बेहतरीन उपलब्धि ये होने वाली है इन फ्यूचर। इसमें अभी तक बताया जा रहा है कि 2104.06 करोड़ रुपीस का बजट जो है वो लगाने की बात की जा रही है इस मिशन में, इस स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने के लिए। और ये LVM जो है 3, 2 LVM 3 हम लोग को देखने को मिलेंगे जो लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट डीप स्पेस नेटवर्क सपोर्ट जो है वो तैयार किया जाएगा, इसमें इतना पैसा लगेगा। चंद्रयान 4 जो है एक्सपेक्टेशन ये है कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट बना देगा, आत्मनिर्भर बना देगा स्पेस टेक्नोलॉजीज में। और फिर आने वाले समय में मैंड मिशन भी हम लोग को देखने को मिलेगा। ये मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के फ्यूचर गोल के लिए कि मून पर जो है वो ह्यूमंस को भेजेंगे हम लोग 2040 तक। तो ये हो गया हमारा चंद्रयान 4 से रिलेटेड पॉइंट। नेक्स्ट वीनस ऑर्बिटर मिशन। वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि जो वीनस ग्रह हम लोग को देखने को मिलता है, शुक्र ग्रह जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको स्टडी करना है, उसके सरफेस को, उसके सब सरफेस को, उसके एटमॉस्फेयर को। और इसका थिक क्लाउड, वहां का जो हम लोग को बादल देखने को मिलते हैं, घने बादल हैं, राइट, वो किस प्रकार से जो है वो प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो उसको भी स्टडी करना है। वीनस जो है ये माना गया है कि शायद हो सकता था एक समय पर वीनस पे लोग रहते हो, ऐसा माना गया है कि एक समय पर हैबिटेबल था, जीवन वहां पर संभव था। तो इसी चीज की रिसर्च जो है वो की जाएगी।
ये मार्च 2028 में ये मिशन हम लॉन्च करेंगे और धरती और वीनस जो है वो काफी क्लोज है, मतलब कि हर तरीके से काफी सिमिलर है, तो उसको जो है वो स्टडी किया जाएगा। मतलब हो सकता है ना, जैसे एक कहा गया है कि माना गया है कि पहले वहां पर साइंटिस्ट ने कहा कि पहले वहां पर जीवन संभव था, तो हो सकता है कि वहां पर पहले लोग रहते हो, फिर वो दूसरे प्लेनेट में आ गए, जैसे अर्थ में आ गए, हो सकता है ना भाई। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आज की डेट में हम लोग सोच रहे हैं मार्स में जाने के लिए, जब नेक्स्ट प्लेनेट जो है वो बनाएंगे मार्स को, धरती अगर खत्म हो जाती है तो वैसे ही हो सकता है कि शायद पहले वीनस पे थे लोग, फिर धरती पे शिफ्ट होगा वीनस को खराब करके। और ये थ्योरी थोड़ी सी एलियन थ्योरी भी बना रही है कि नहीं, कि मजबूर कर रही है ये इस चीज पे विश्वास करने के लिए कि भाई हो सकता है एलियन हो, एलियन का एग्जिस्टेंस हो। वैसे मुझे पर्सनली लगता है कि शायद हो सकता है, क्योंकि काफी सारे एविडेंसेस ऐसे आए हैं। जैसे कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो एरिया 51 ही है ना मेरे ख्याल से, एरिया 51 एक बार गूगल में सर्च करना आप, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। कंट्रोवर्सी आती है कि वहां पर काफी सारे यूएफओस नजर आए हैं, काफी सारे स्पेसशिप्स स्पेसक्राफ्ट्स नजर आए हैं, काफी सारे अननोन। और ये भी कहा गया है कि वहां पर एलियंस के ऊपर रिसर्च भी हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कभी फ्री रहो तो ये सर्च करना, एरिया 51 यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। इंडिया जो है ये सेकंड इंटर प्लानिटरी मिशन होने वाला है इंडिया का, मार्स ऑर्बिटर मिशन के बाद, जो 2014 में गया था, जिसका टोटल बजट 1236 करोड़ रुपए था। अब हम वीनस की स्टडी करेंगे। ऐसे ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वैसे ही हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए माइक्रो ग्रेविटी एनवायरमेंट पे। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कि इसका पहला मॉड्यूल है वो डेवलप किया जाएगा और 8 मिशन जो है वो प्लान किए गए हैं। गगनयान प्रोग्राम भी जो है 2028 तक हम लोग को देखने को मिलेगा, और ये जो स्पेस स्टेशन जो है 2035 से ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा। फिर इंडिया के पास अपना इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म होगा कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट और रिसर्च लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इंडिया कर सकती है। और इंडिया का स्पेस स्टेशन जो है वो इंडिया को यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना जैसी कंट्रीज के साथ में नेक टू नेक जो है वो लेकर चले जाएगा, क्योंकि आज की डेट में सिर्फ इकलौती यही नेशन है जिनके पास स्पेस स्टेशन है। फिर इंडिया का भी होने वाला है इन फ्यूचर, 2035 से ऑपरेट करेगा। फिर नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया की लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, पेलोड कैपेसिटी को 3 गुना ज्यादा कर देना है, राइट। फिर जो केपेबल जो है 30 टन तक लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए सामान, 30 टन तक, तो इस तरीके की कैपेबिलिटी जो है वो लेकर आना है कि इतनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट जो है, भारी सैटेलाइट, हैवी सैटेलाइट जो है वो हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर प्लेस कर सकें। इसके लिए 8,240 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया गया है, ठीक है। 8 साल में इसको तैयार किया जाएगा, ये एक मिशन है। बट कुछ चैलेंजेस हैं और अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। हर एक प्रोजेक्ट के अंदर इनोवेशन की आवश्यकता है। स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करने की बात हो, चाहे रॉकेट को रीयूज करने की बात हो, चाहे लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बात हो, तो हर एक चीज में इनोवेशन चाहिए। और इंडिया का स्पेस स्टेशन और जो एम्बिशियस मिशन जो है वो पूरे दुनिया भर में हम लोग को देखने को मिलेगा कि मतलब एक प्रकार से इंडिया का नाम जो है वो ऊपर करेगा, हाईलाइट करेगा, प्लस इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए भी रास्ता ओपन होगा कि काफी सारी कंट्रीज हमसे कोलैबोरेट करेंगी। फिर इसके अलावा हम लोग को इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा लग रहा है, और स्पेस सेक्टर में इंडिया जो है वो कंप्लीटली आत्मनिर्भर बन जाएगा, इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जैसे ही हम अचीव जो है वो कर लेंगे। आप मुझे बता सकते हो कौन सी कंट्रीज ने अभी तक अपनी जमीन से लोगों को भेजा है, यानी कि कितनी कंट्रीज ने आज तक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है वो कंडक्ट किए सक्सेसफुली, बता सकते हो? कमेंट बॉक्स में लिखकर सर्च करो, बताओ। जिसको पता है वो बताओ, जिसको नहीं पता सर्च और फिर आंसर लिख के बताओ। क्वेश्चन नहीं, सब क्वेश्चंस का आंसर जरूर दिया करो। अब गाइस यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो राज्य स्तर की अगर बात करें, स्टेट लेवल की बात करें, तो उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बराबर तौर से नहीं हो रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर जो है, जो ईएसी पीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट जारी करी और जिसमें बताया है कि यार इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो हमारी भारतीय राज्यों की है 1960-61 से लेकर 2023-24 तक, तो उसमें काफी असमानताएं, डिस्पैरिटीज देखने को मिली हैं। वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स की बारे में बात करें तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। वेस्ट बंगाल की परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिली है इस पीरियड के दौरान। रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया
पर कैपिटा इनकम और जीडीपी का शेयर स्टेट्स में कितना है, उस अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, जैसे कि 5 राज्यों की बात की, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, साउथ की राज्य हैं। ये पता है हमारी इंडिया की टोटल जीडीपी का 30% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करी है इन्होंने 2023-2024 में। और ये इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पर बढ़ गई थी पोस्ट लिबरलाइजेशन, जब हम लोग को देखने को मिला था ना कि उदारीकरण हुआ, एलपीजी जिसको हम लोग बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो पोस्ट एलपीजी इनमें अच्छी खासी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिली, टेक्नोलॉजी, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्री में। वेस्ट बंगाल के अंदर गिरावट हुई, बताया गया कि 10.5% का से जो है वो गिरावट हो गई वेस्ट बंगाल के अंदर, और 5.6% से गिरावट देखने को मिली 2023-2024 में, सोचिए आप। और रिलेटिव पर कैपिटा इनकम जो है वो भी गिर गई 127.5%, नेशनल एवरेज जो हम लोग को देखने को मिला था 1960s में, जो कि 83.7% हो गया। सोचे आप, राजस्थान, ओडिशा ओडिशा से भी पुअर परफॉर्मेंस वेस्ट बंगाल का बताया जा रहा है। अब क्यों ऐसा हुआ, तो इन्होंने बोला कि भाई पॉलिसी इनकी सही नहीं है, वहां पर इंडस्ट्रीज पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, वहां की जो पॉलिटिक्स है वो इनस्टेबल है। अब पॉलिटिक्स इनस्टेबल होगी, राजनीति जो है उसमें अस्थिरता होगी, तो गवर्नेंस, शासन कैसे सही तरीके से चलेगा, नहीं चलेगा ना। तो ये इशू है। टैलेंट वेस्ट बंगाल के माइग्रेट करके कहीं और जा रहे हैं जहां उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो ये सब कारण है वेस्ट बंगाल के गिरावट के, कि क्यों वहां पर ग्रोथ नहीं हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ। महाराष्ट्र ने तो अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो किया, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है इंडिया की जीडीपी में, 13.3% 2023-2024 में। हालांकि पिछले दशकों की अगर हम बात करें तो उसमें 15% कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो कि गिर गया है, बट फिर भी अभी भी लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर महाराष्ट्र ही है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल बेस भी अच्छा खासा हम लोग को देखने को मिलता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर काफी अच्छा है। पर कैपिटा इनकम ट्रेंड की बात करें, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, यहाँ पर हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है, यानी कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा कमाते हैं, मतलब सिंपल शब्दों में। दिल्ली 250.8% नेशनल एवरेज का। स्टेट जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी अगर हम बात करें तो यहां पर भी अबव एवरेज पर कैपिटा इनकम हम लोग को देखने को मिली। गुजरात, महाराष्ट्र में भी लोग अच्छा कमाते हैं। ओडिशा के अंदर हम लोग को इंप्रूवमेंट जो है वो देखने को मिला, पर कैपिटा इनकम में 55.8% से राइज हुआ 88.5% हम लोग को देखने को मिला 2023-2024 में। ठीक है, फिर इसके अलावा पंजाब के अंदर भी स्टैग्नेशन हो गया है, यानी कि स्थिर स्थिर हो गया है। उसकी पर कैपिटा इनकम भी जो है वो गिर गई है पंजाब के अंदर नेशनल एवरेज से 106% हम लोग को देखने को मिल रही है। हरियाणा के अंदर हम लोग को ग्रोथ देखने को मिली है पर कैपिटा इनकम में, राइट। छोटी स्टेट जैसे कि सिक्किम, गोवा, यहां पर भी हम लोग को इंप्रूवमेंट अच्छे खासे देखने को मिले पर कैपिटा इनकम के मामले में, और ये इंडिया की रिचेस्ट स्टेट्स जो है वो बनने की कगार में आगे बढ़ती जा रही हैं। सिक्किम की पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बढ़ गई है 93%, नेशनल एवरेज था 1991 में, और 319% हो गया। गोवा के अंदर 144% से 290% में उछाल मारी है, देखो कितना बढ़िया है। इंडस्ट्रियल बेस गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है, टेक्सटाइल, केमिकल, इंजीनियरिंग, इन सब ये सब इंडस्ट्रीज ने काफी बेनिफिट दिया है गुजरात, महाराष्ट्र को। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज है यहाँ की, जिससे कि अच्छा खासा फॉरेन और इंडियन इन्वेस्टमेंट आ जाता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो काफी अच्छी होती है। साउथ की स्टेट जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर आईटी और सर्विस सेक्टर ने अच्छी खासी ग्रोथ करी है। फिर यहीं पर अर्बनाइजेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ, स्किल डेवलपमेंट हम लोग को देखने को मिला, एजुकेशन पर इन्होंने फोकस किया, स्किल्ड वर्कफोर्स को क्रिएट किया और ग्रोथ के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए। राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, केरल जो है, इन्होंने अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो अपनाई, सतत एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जैसे कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे काम किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर काम किया, इरिगेशन, सिंचाई के अच्छे मेथड्स लेकर आई है। जो प्रोडक्टिविटी है जो हम लोग को देखने को मिलती है, जो फसल जो है उसकी उत्पादकता, उसको बढ़ाने के लिए इन लोगों ने काम किया। गवर्नमेंट जो है उसने सपोर्ट किया कि भाई मार्केट मिल सके एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं उनको, कि जल्दी से जल्दी उनका सामान जो है वो मार्केट तक पहुंच सके। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग रीजनल कनेक्टिविटी पर काम किया गया वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स के द्वारा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर स्पेशली, जिसको लॉजिस्टिक सेक्टर हम लोग बोलते हैं। गुजरात के अंदर पोर्ट्स, तमिलनाडु के अंदर रोडवेज, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ पे कंट्रीब्यूट किया। चैलेंजेस भी है, स्टेट जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, ये अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं, ये मात्र 9.5% और 4.3% ही इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो हमें आज की डेट में सभी स्टेट्स के अंदर
बेहतर पॉलिसीज बनाने पर फोकस करने की आवश्यकता है अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अब देखो दूसरी स्टेट्स अच्छा ग्रो कर रही है और ये सब नहीं कर रही है बिकॉज पॉलिसी सही नहीं है, राइट। ये इशू है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, बहुत सारे इशूज हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार फोकस यही कर रहे हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है जिससे बहुत ज्यादा धुआं निकलता है गाड़ियों से, है ना, तो उसको हम लोग को रिड्यूस करना है, पोल्यूशन को रिड्यूस करना है। तो एक रिसेंटली स्टडी जो है सामने आती है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया से, जो ये बता रही है कि हमारे भारत का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो 71% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है 2050 तक। बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सेक्टर जो है, हालांकि 14% टोटल एनर्जी रिलेटेड कार्बन डाइऑक्साइड को इसका एमिशन एमिट किया था 2020 में, और भी हम लोग को बहुत ही मजबूत एमिशन रिडक्शन रोड मैप की आवश्यकता है इंडिया के नेट जीरो गोल को अचीव करने के लिए, जो कि 2070 का टारगेट है। बहुत इंपॉर्टेंट। सो हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन पर काम कर रहे हैं, राइट, फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा E20 इथेनॉल 20 जिसको हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल फ्यूल में इथेनॉल को जो है वो 20% मिक्स जो है वो किया जा रहा है। इंडिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 14%, 2020 में इसने कंट्रीब्यूट किया था कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन में। रोड ट्रांसपोर्ट 90% एमिशन पे जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, 90%। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो हम लोग को देखने को मिलती है वो सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स जैसे ट्रक्स वगैरह, ठीक है। फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन जो है वो इस सेक्टर के अंदर वो 4 गुना ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है 2050 तक, राइट। फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन इस सेक्टर के अंदर ये माना गया कि 4 गुना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि डिमांड बढ़ती आ रही है पैसेंजर्स की भी और फ्रेट ट्रैवल की भी हम लोग को देखने को मिल रही है, डिमांड बढ़ती आ रही है। पैसेंजर ट्रैवल डिमांड जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो 3 गुना ज्यादा हो जाएगी, और फ्रेट ट्रैवल यानी कि जो हम लोग सामान एक जगह से दूसरी जगह ढोते हैं ना, माल वगैरह, गुड्स वगैरह, तो उसकी डिमांड भी जो है वो 7 गुना ज्यादा हो जाएगी 2050 तक। क्योंकि देखो आज की डेट में हर एक चीज तो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, राइट, तो वो ट्रक से आता है माल। इवन जैसे अगर स्विगी और इसको ही देख लो, आप जोमेटो को देख लो, उसमें भी ऑर्डर करते हैं बाइक से आते हैं। हालांकि भी मुझे एक बहुत अच्छा लगा था इनिशिएटिव स्विगी का, अब जोमेटो में है कि नहीं आई डोंट नो। स्विगी का एक इनिशिएटिव है कि आप अपने घर पर जो खाना मंगवाओगे, आप एक ऑप्शन चूज कर सकते हो उसमें इको इको गाड़ियों का, इको फ्रेंडली गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी से आपके पास खाना आएगा, तो आप वो वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो कि जो भी राइडर लेके आएगा वो इको फ्रेंडली गाड़ी से लेके आएगा। मेरे पास एक बार साइकिल से आया था, वही मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मैंने कहा भाई यार, और बिल्कुल टाइम पे। तो हमें क्या चीज देखने को मिल रही है कि इंप्लीमेंट करना है फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स को, इलेक्ट्रिफिकेशन को, है ना, और शिफ्ट करना है कि क्लीनर ट्रांसपोर्ट मोड के ऊपर, जिससे कि हम लोग 71% रिड्यूस कर सकते हैं एमिशन को 2050 तक। तो कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आ जाएंगी मार्केट में, तो ऑब्वियस बात है कि एमिशन लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। 121 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर साल जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और कैसे? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स को बढ़ाना है, एज सिंपल एज दैट। फिर फर्दर रिडक्शन पॉसिबल होगा, डीकार्बनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यार, सिंपल शब्दों में दो चीजें होती हैं इसके अंदर। पहली चीज तो ये इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बिजली बनी है वो रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू बने, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास जो बिजली बन के आ रही है वो कोयले को जलाकर ही बन रही है ना। यस। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अगर हम शिफ्ट हो जाएंगे और कोयले से जलाकर अगर बिजली का कंजम्पशन करेंगे तो बात मोर और लेस बराबर ही है, बट थोड़ी सी कम होगी, पोल्यूटेंट लेवल थोड़ा सा कम होगा, बट मोर और लेस बराबर ही है। तो उससे बेटर है कि हम लोग को इस चीज पर, पहली चीज पर तो ये काम करना है कि हाँ भाई लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट करें। दूसरा फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी पर भी साथ ही साथ फोकस करना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो वो भी रेन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जनरेट हो, वो कोयले को जलाकर ना बने, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग कर देते हैं तो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड के साथ तो 75% रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो 75% रिडक्शन करेगी एमिशन में 2050 तक, सोचो आप। और कॉस्ट इफेक्टिवनेस डीकार्बनाइजेशन की हम लोग को देखने को रही है। अगर इंडिया के ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हम लोग डीकार्बनाइज कर देते हैं तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव चीज रहने वाली, सेविंग्स बहुत ज्यादा बचेंगी। 12,118 रुपए पर टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट जो है हमें देखने को मिलेगा कि अबेटमेंट होगा, कम होगा, और उससे हम लोग को सेविंग्स देखने को मिलेंगी। बहुत बढ़िया।
बट पता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो आप इंट्रोड्यूस कर दो, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ये है चार्जिंग स्टेशन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक तो चार्जिंग स्टेशन नहीं है, और अगर है तो भाई अगर किसी को जल्दी जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन है ही नहीं। घंटों आपको खड़े रहना पड़ेगा गाड़ी को चार्ज करने के लिए। ये एक बड़ा इशू है। तो यही सब चैलेंजेस, इससे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने भी आपको बताया। और इंडिया की जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है वो बढ़ रही है, पता है आपको। लगातार हम लोग को एलपीजी, डीजल, पेट्रोल कंजम्पशन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और बढ़ेगी ही। तो जल्दी से जल्दी हम लोग को पॉलिसीज में शिफ्ट करने की आवश्यकता है। इवन जो गाड़ी मैन्युफैक्चर करती है जो कंपनीज, उनको भी हमें मोटिवेट करने की आवश्यकता है, इंसेंटिव्स देने की आवश्यकता है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच करें। ठीक है। और बट प्रॉब्लम यही है, चार्जिंग स्टेशन की प्रॉब्लम है, इस पर भी काम किया जाए, फास्ट चार्जिंग पर जो है वो काम किया जाए। ऑल्टरनेटिव फ्यूल जैसे हाइड्रोजन है उस पर भी काम कर सकते हैं। बट देखो मल्टीपल पॉलिसीज अगर एक साथ आप लेकर आओगे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाएगी। एक पॉलिसी पर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिसाइड करके मल्टीपल पॉलिसीज लागोगे तो लोग भी कंफ्यूज रहेंगे कि भाई सरकार किस तरफ जा रही है, राइट, मतलब क्या करना चाह रही है। फिर लोगों को सही सर्विस मिलेगी कि नहीं मिलेगी इन फ्यूचर, अगर सरकार एकदम से पॉलिसी शिफ्ट कर देती है और एक ही के ऊपर वो हो जाती है तो ये भी एक इशू है ना सबसे बड़ा। ठीक है। हमारा नेशनल सोलार मिशन है जिसके थ्रू हम लोग को ये मिशन के टारगेट ध्यान में रखना, 280 गीगावाट सोलार कैपेसिटी जनरेट करनी है 2030 तक। नेशनल हाइड्रोजन मिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसमें हम लोग को जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस जो है वो करना है। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि 19% इंडस्ट्रियल हाइड्रोजन की डिमांड जो है हम फुलफिल कर पाए ग्रीन हाइड्रोजन के थ्रू 2070 तक। फेम टू इनिशिएटिव हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, 2019 में लॉन्च किया गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग हो और लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स परचेज करें। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड को जो है वो बढ़ाना है, मजबूत करना है क्लीन एनर्जी सेक्टर को, पॉलिसीज बनानी है बेटर रेगुलेशन के लिए, इंप्रूव करने के लिए। ठीक है। अल्जीमर डिजीज, ये टॉपिक मैं पहले भी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो अल्जीमर डिजीज से रिलेटेड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा वो देने की। अल्जीमर डिजीज में पता है, जैसे कि उरी मूवी आपने देखी होगी, उरी मूवी में जो ऑफिसर होता है उसकी मम्मी को ये प्रॉब्लम होती है अल्जीमर की, जिसमें लोग जो है वो भूलने लगते हैं चीजों को। ये ओल्ड एज में होती है, ये ब्रेन की प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, अल्जीमर डिजीज। एम्ब्लॉइड प्लेग जो होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है एक जगह पर, इकट्ठा हो जाता है ब्रेन में। एज जो है वो सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है, और भी फैक्टर्स जैसे कि लाइफस्टाइल, जेनेटिक्स। ठीक है। इमेजिंग टेक्निक जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। अब हीलियम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी इस क्वेश्चन का आंसर लिखकर बताओ कमेंट बॉक्स पर क्या होगा। तो हीलियम जो है वो एक केमिकली इनर्ट नोबल गैस हम लोग को देखने को मिलती है, जो कि नॉन रिएक्टिव होती है। एक्सट्रीम कंडीशन में भी हीलियम रिएक्ट नहीं करती है। हीलियम जो है उसका लो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को देखने को मिलता है, और जिसके थ्रू ये क्रायोजेनिक्स में इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है, स्पेशली स्पेस इंडस्ट्री में। ऑल्टरनेटिव गैस जो है जैसे कि आर्गन, नाइट्रोजन, राइट, इस पर भी काम किया जा रहा है, बट हीलियम जो है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा यूज में लिया जाता है स्पेस सेक्टर में। ठीक है। अब वही केरल के बारे में हमने देखा था कि केरल के अंदर एक पहाड़ी है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स पे लिखकर वो किस पहाड़ी की बात करी थी हमने, जहां पर खुदाई उसकी पहाड़ी की के ऊपर खुदाई करके जो है वो काफी सारे कलश जो है वो मिले। उसी से रिलेटेड एक आर्टिकल है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर देने की। तो आज के लिए बस गाइस इतना ही था, छोटा छोटा सा लेक्चर था आज का हमारा, क्योंकि टॉपिक्स तो लगा 5 थे हमारे, अच्छे खासे टॉपिक्स थे, बट उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो नहीं थी। तो चलिए अब मिलूंगा मैं आपसे कल के लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।